नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। कमोडिटी बाजार पर 360 व्यू तो लेंगे ही, साथ ही फोकस करेंगे रुपए पर, जहां मजबूती देखने को मिली है। क्या ये मजबूती बरकरार रहेगी, क्या नई ट्रैजेक्टरी हो सकती है, इस पर करेंगे चर्चा। बात करेंगे पल्सेस की, क्योंकि पल्सेस की सोइंग में एक बड़ा सुधार देखने को मिला है। इन सब पर बातचीत करने के लिए डीपी ग्लोबल वेल्थ के सीनियर फंड मैनेजर राहुल गुप्ता हमारे साथ हैं। पल्सेस पर चर्चा करने के लिए जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल हैं, और साथ ही हमारे साथ है रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता और कोर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले रुपए के साथ। और रुपए में हमने मजबूती देखी डॉलर के अगेंस्ट। आज भी हमने 40 पैसा प्लस मजबूती रुपए में आते हुए देखी, उसके साथ कारोबार बनते हुए दिखाई दिया। और इनफैक्ट अगर एक कंपैरिजन करें तो डॉलर के मुकाबले रुपया ऑलमोस्ट एक महीने के हाईस पर आते हुए दिखाई दिया है। तो किस तरीके से ये स्ट्रेंथ बनी है, इस पर बातचीत करते हैं। राहुल नमस्कार, सबसे पहले आपका व्यू लेना चाहेंगे। कच्चे तेल का मोमेंटम हो, वेस्ट एशिया क्राइसिस हो, या फिर डॉलर की जो सेलिंग हुई है, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने प्ले किया है इस स्ट्रेंथ में? नहीं, राइट दीपाली, आप एकदम सही बोल रहे हैं। मैं इसको दो तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। एक एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक इंटरनल फैक्टर्स हैं। अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो जैसे डॉलर इंडेक्स अगर आप देखें तो 100 के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। कुछ दिनों पहले वो 102 के पास था। कच्चे तेल के बारे में आप ऑलरेडी बोल चुके हैं। मार्च के महीने में हमने 120 का ब्रेंट में हाई देखा था। इनफैक्ट लास्ट वीक भी हमने देखा था तो वहां पे वो 100 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब वेरी क्लोज टू 80 है। आज इंट्राडे 80 के भी नीचे ब्रेंट ऑयल चला गया था। सो उससे डेफिनेटली बहुत राहत मिलेगी इंडियन मार्केट्स को, एंड वो एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। कोरियन मार्केट्स अगर आप देखें तो उनमें काफी गिरावट आई थी लास्ट एक दो हफ्ते में। सो उसका भी बेनिफिट इमर्जिंग मार्केट्स के हिसाब से इंडिया को हो रहा है। सो ये डेफिनेटली एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो रुपी को अप्रिशिएट करने में हेल्प कर रहे हैं। मोर इम्पोर्टेंट अगर आप देखें तो इंटरनल फैक्टर्स जो हैं, एफसीएनआर डिपॉजिट जो है 8 जून को जब आरबीआई ने चेंजेस किए थे उसमें, 8 जून से लेके अभी तक 31 जुलाई तक का अगर मैं डेटा बात करूं तो $36 बिलियन का इनफ्लो आया है। वो डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है जिसके वजह से रुपी में एप्रिसिएशन देखने को मिला है। अगर मैं रुपी के मानसून के हिसाब से बात करूं तो स्टार्ट ऑफ द मानसून बहुत एक्सपेक्टेड था कि मानसून खराब रहेगा, बट मानसून अच्छा रहा, अच्छा है और अच्छा आगे भी रहने की उम्मीद है। तो उसके वजह से भी इन्फ्लेशन में काफी राहत मिलेगी। आज जब आरबीआई गवर्नर की मीटिंग थी, आरबीआई गवर्नर सर ने इन्फ्लेशन का जब 10 बेसिस पॉइंट से अपना फ्यूचरिस्टिक कम किया प्रोजेक्शन, तो उसके वजह से भी रुपी को बहुत राहत मिली और रुपी थोड़ा सा एप्रिशिएट हुआ। आरबीआई गवर्नर ने बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज पॉइंट आउट की थी आज के उसमें, जो उन्होंने पिछली बार भी मीटिंग में कही थी, बट आज उन्होंने रीइटरेट किया था कि हम रुपी का कोई लेवल पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रहे, और रुपी जैसे मूव करना चाहे वो कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर उसमें डिसऑर्डरली मूवमेंट आएगा या वॉलेटिलिटी आएगी तो उसको जरूर हम कर्ब करेंगे। तो उसी चीज को देखते हुए फॉरेक्स रिजर्व्स भी अगर आप देखें तो $680 बिलियन के आसपास चल रहे हैं। सो काफी अच्छा चल रहा है। अगर आप मुझसे व्यू पूछें रुपी के लिए, मुझे लगता है यहाँ से और रुपी में एप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है। हम 95-20 के आसपास चल रहे हैं, 95-20, 95-10। मुझे लगता है 94, 93, 80 एक लेवल है जो हम आने वाले कुछ महीनों में देख सकते हैं। ओवरऑल बड़े रेंज में ये 93 और 97 के बीच में झूलता हुआ रह सकता है। ओके, अच्छा, ठीक है। आपने जैसे कहा राहुल की मजबूती यहाँ से थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि रिस्क पोइज कर सकते हैं इस स्ट्रेंथ में। बहुत इंपॉर्टेंटली ईरान और यूएस और इजराइल के वॉर के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। समहाउ एवरी फ्राइडे को वॉर फिर से स्टार्ट हो जाती है एंड ओवर द वीकेंड डील होने की उम्मीद आ जाती है। अभी इस बार भी वही हुआ। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर के हिसाब से क्या क्रूड ऑयल में आप वही मूवमेंट देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा बीच में $100 भी हो गया था, वापस $80 पे आ गया। सो वो चीज अगर रही, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इन्फ्लेशन आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को डायरेक्ट हिट करता है। इनफैक्ट आरबीआई गवर्नर ने आज बीओपी सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होने की भी बात करी। सो मुझे पर्सनल लेवल पे लगता है इन्फ्लेशन क्रूड के वजह से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा रुपी का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। ओके, अनुज आपकी राय क्या है रुपए पर, और आपको भी लगता है स्ट्रेंथ सस्टेन होगी? क्या रेंज आप एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ से? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए यहाँ पर रुपये में हमने स्ट्रेंथ लौटती हुई देखी है। अगर हम वीकली बेसिस पे बात करें तो सेकंड वीक होगा जहां पर हम एक एप्रिसिएशन आते हुए देख रहे हैं। करीबन
1.5 से 2% के आसपास रुपये अप्रिशिएट हुआ है, ऑलमोस्ट 95-12 के आसपास आता हुआ नजर आया है। हमें लगता है कि ये जो क्रूड के भाव नीचे गिरे हैं या जो जियो पॉलिटिकल टेंशन ईज ऑफ होती हुई नजर आई है, इससे काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिला है। इवन अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन का जो फियर है यूएस के अंदर और बाकी ग्लोबल मार्केट में, वो भी कुछ ईज ऑफ होता हुआ नजर आया, तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि रुपी यहाँ पर जल्दी ही 94.80 94.50 तक के लेवल दिखा सकते हैं। डेफिनेटली रुपी में एप्रिसिएशन दिख रहा है और ये लग रहा है कि अगर मैं एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी देखूं तो 94 तक के लेवल इनिशियली देखने को मिल सकते हैं। ओके अच्छा, एक फाइनल सवाल और राहुल आपसे, जापानीज करेंसी मार्केट में जो हुआ उनका कितना रोल रहा है डॉलर इंडेक्स को वीकन करने में? जिस तरीके से येन में हमने स्ट्रेंथ देखी है, डॉलर्स की सेलिंग सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से हुई है। येन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर डॉलर डी डॉलराइजेशन अगर बहुत एक्सकेलरेट हुआ तो उसमें जापानीज सेंट्रल बैंक का बहुत बड़ा मेजर रोल होगा। और मुझे पर्सनल लेवल पे लगता है उनके इंटरवेंशन से ही अगर आप देखें तो 102 का डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 100 के नीचे आ गया है। सो अगर उन्होंने रेगुलरली इंटरवेंशन किया, कहीं ना कहीं उन्हें भी अपनी इकोनॉमी बचानी है, उन्हें भी अपनी इकोनॉमी, उनको चाहिए क्या येन का पैसा ज़्यादा, जापान का पैसा येन में ही रहे, डॉलर टर्म्स में नहीं कन्वर्ट हो। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर इंटरवेंशन कंटिन्यू रहा तो डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा और वो उसका फायदा रुपये को मिलेगा। ओके वेल, थैंक यू राहुल आने के लिए शो में और समझाने के लिए हो क्या रहा है रुपए में और यहाँ से लेवल्स कहाँ तक जा सकते हैं। रवि, क्विकली आपके टारगेट्स क्या हैं रुपए पर और आप कहाँ तक स्ट्रेच होते हुए देख रहे हैं? जब तक टैको नहीं आया तब तक मुझे लग रहा है कि कोई इतना ज्यादा परेशान की बात नहीं है। इन पर्टिकुलर एफसीएनआर एक अच्छा डिपॉजिट मींस के कैटर कर रहा है और ये सबसे बड़ा सपोर्टिव फैक्टर बना है रादर देन क्रूड एंड ये सब थोड़ा मोमेंटम एंड शॉर्ट टर्म है। बट मुझे लग रहा है कि जो एफसीएनआर से फ्लो आ रहा है वो अभी रुपये को काफी हद तक प्रोटेक्ट कर रहा है। सेकंड है कि इन्फ्लेशन हमने मींस के हाईएस्ट पे हाईएस्ट क्रूड देखा था जब ये एक्सट्रीमिटी पे सिचुएशन थी, इंडियन बास्केट 150 तक पहुंच गया था। एंड अभी वहां से वैसे देखे तो अभी भी मींस के हम 80 के आसपास चल रहे हैं, क्योंकि काफी यहाँ पे जो लोग हैं काफी यहाँ पे ओपेक कंट्रीज है वो डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी क्रूड ज्यादा चिंता नहीं है। बेसिकली जो फोकस है वो हमारा एफसीएनआर से कितना फ्लो आ रहा है, एफआईएस का जो आउटफ्लो है इक्विटी से थोड़ा कम हुआ है एंड उल्टा वहां पे बाइंग पे स्टार्ट हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम ये कैरी हो सकता है। 95.820 95.30 बेचने का लेवल होगा। जब तक 95.48 के ऊपर क्लोज नहीं होता ये मोमेंटम सस्टेन हो सकता है। 94.70 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ओके तो ये बात हुई रुपए की, लेकिन अब बात करते हैं पल्सेस की और हमारे साथ हैं जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल। विवेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अच्छा, अब से 15-20 दिन पहली बात भी करें, मॉनसून में सुधार के बावजूद भी जो पल्सेस की स्विंग थी 17-18% कम कही जा रही थी और ज्यादातर एग्री एक्सपर्ट्स का एनालिस्ट का मानना ये था कि शायद पल्सेस और ऑयल सीड्स में ज्यादा रिकवरी सोइंग के पर्सपेक्टिव से ना देखने को मिले। बट जो लेटेस्ट डेटा सामने आ रहा है वो तो एनकरेजिंग दिखाई दे रहा है। कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले? सोइंग कितनी कम है, क्या है फिलहाल सिचुएशन? जी नमस्कार, बिल्कुल सही कहा आपने, रिकवरी बहुत अच्छी हुई है और आज की डेट पे पल्सेस अगर अपन ओवरऑल देखें तो 7% से कम है ओवरऑल। और जो तुअर है जिसपे ज्यादा चिंता है वो लगभग 10% के आसपास कम है। तो अभी जो सबसे ज्यादा देखने वाली बात होगी कि इस महीने अगस्त और सितंबर में कैसे बारिश होती है। अगर यहाँ पे बारिश थोड़ी भी ठीक होती है तो जो स्विंग जो ये कम दिख रही है ये काफी कुछ रिकवर कर जाएगी और हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम बहुत पूरी तरीके से रिकवर कर जाएंगे, फिर भी काफी अच्छा एक प्रोडक्शन फिगर आ सकता है और जो काफी हेल्प करेगा मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए। बट आज की डेट पे ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि मेरी एक दो एक्सपर्ट से भी बात हो रही थी जो ग्राउंड में कनेक्ट हैं, उनका ये कहना था कि क्योंकि स्विंग लेट हुई है तो यील्ड भी कम आने की संभावना है। तो अभी एक प्रकार से थोड़ी संशय की स्थिति है, पर पिछले 15-20 दिन के कंपैरिजनली काफी अच्छा जो फिगर है, स्विंग फिगर, वो रिकवर हुआ है। और हम ओवरऑल देखें तो उड़द में हम सरप्लस हो गए हैं, मतलब 1 लाख टन 1 लाख हेक्टेयर ज्यादा में स्विंग हुई है। तुअर और मूंग में स्टिल हम थोड़े से पीछे हैं, तुअर में कुछ ज्यादा पीछे हैं। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग तो है, लेकिन फिर भी 20 दिन के कंपैरिजन सिचुएशन काफी अच्छी है और आने वाले 15 दिन 20 दिन में काफी कुछ डिसाइड कर देगा कि आने वाले
समय में क्रॉप कैसी होगी। अच्छा, अगर हम ज्योग्राफी वाइज एक अंदाजा लेना चाहें और अगर आपके पास डिटेल्स हो विवेक जी, तो समझना चाहेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटका या जो सदर्न स्टेट्स है वहां पर क्योंकि रेनफॉल पुअर रही, जहां पर तुअर की सोइंग स्पेशली इम्पैक्टेड रही थी, कुछ स्टेट वाइज कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर सुधार देखने को मिला है या जहां अभी भी लैग है? कर्नाटका की स्थिति काफी खराब है। कर्नाटका से रिपोर्ट्स काफी खराब हैं। वहां पे जितनी बारिश चाहिए थी वो काफी कम हुई है। तो सबसे ज्यादा जो अगर आप देखें स्पेसिफिक अगर मैं बोलना चाहूँ तो कर्नाटका स्टेट सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में चीजें बेहतर हुई हैं लेकिन उतनी बेहतर नहीं हुई हैं जो हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। तो ये 2 स्टेट्स में ही चैलेंजिंग है। एमपी में भी सिचुएशन थोड़ी अच्छी हुई है। तो जो मेन लैगिंग है वो कर्नाटका ही है और मुझे लगता है कि ये आने वाले 15-20 दिन 25 दिन के अंदर इन चीजों की क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि हम कहाँ खड़े रहेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि रिकवरी अच्छी हुई है पर उसके बावजूद थोड़ा शॉर्टफॉल बना रहेगा और पल्सेस के प्राइसेस जो करंट प्राइसेस हैं इससे 5-1% के आसपास प्राइस और ऊपर बढ़ सकती है। ओके, तो ये अक्रॉस ऑल पल्सेस रह सकता है ये रेशियो प्राइस राइज का? जी देखिए, तुअर पे भी ज्यादा खास कंसर्न है। उड़द में तो सोइंग की परसेंटेज बढ़ चुकी है जो अपन पिछले कंपेयर करें, और मूंग भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। तो जो मेन कंसर्न है वो तुअर ही है, और अगर लीनो का कोई इम्पैक्ट आता है तब फिर वो चने पे इम्पैक्ट करेगा, जो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। ओके अच्छा, एक चीज और, अभी क्योंकि अभी करंट सिचुएशन जैसे आपने कहा 7% की कमी अभी भी है, कितनी रिकवरी यहाँ से और एंटिसिपेट की जा सकती है कंसीडरिंग कि ऑलरेडी हम अगस्त में आ चुके हैं, तो कितनी और रिकवरी की गुंजाइश अभी भी दिखाई दे रही है? देखिए मैम, रिकवरी बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर बारिश अच्छी होती है तो वो जो यील्ड है वो काफी अच्छी आ जाएगी, जो काफी हद तक चीजों को रिकवर कर देगी। पर अगर बारिश आगे नहीं होती है तो फिर वो यील्ड भी कम होगा, और जो 7% है ये परसेंटेज, जितना परसेंटेज भी दिख रहा है, जो प्रोडक्शन फिगर आएंगे वो काफी कम हो जाएंगे उसके कंपेरिजनली। सो अभी थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक है। बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जो जुलाई में बारिश हुई और अगस्त में भी जो बारिश चल रही है इसने बहुत बड़ी मात्रा पे किसानों को और खासकर पूरे भारत देशवासियों को राहत प्रदान की है। अच्छा, एक फाइनल सवाल और विवेक जी आपसे, अगर जो डेफिसिट अभी है पिछले साल के मुकाबले वो बना रहता है, अब डेफिनेटली जैसे आपने भी कहा कि अगले 15-20 दिन में पूरी सिचुएशन हमारे सामने होगी, क्योंकि यील्ड कैसी रह सकती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बारिश ठीक हुई तो यील्ड बेहतर होगी, बारिश अगर नहीं हुई तो यील्ड पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी किस तक कैसी रह सकती है एग्जिस्टिंग सिचुएशन को देखते हुए, कंसीडरिंग भले ही सरकार पुश कर रही है, लोकल प्रोडक्शन बढ़ने की एंटिसिपेशन की जा रही थी बट मॉनसून ने सपोर्ट नहीं किया, तो पल्सेस इंपोर्ट प्लस इन्फ्लेशन रिस्क मान के चले बना रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, पल्सेस इंपोर्ट, मुझे लगता है कि पल्सेस इंपोर्ट अप्रोक्सीमेट 6 मिलियन के आसपास हो सकता है, क्योंकि तुअर की जो भी शॉर्टेज है वो म्यांमार और अफ्रीका पूरी करता है। ऑस्ट्रेलिया से हम चना लेते हैं, और जो सिचुएशन बनती हुई मुझे दिख रही है तो इंपोर्ट में कोई कमी की गुंजाइश नहीं दिखती, क्योंकि सरकार की जो एक नीति है कि वो अपने कंज्यूमर को एक अच्छे प्राइस पे दाल उपलब्ध कराना चाहती है, तो वो एक रीजन है कि हम लगातार इंपोर्ट करते रहेंगे। सरकार एक तरफ एमएसपी बढ़ा रही है, लेकिन ये दोनों की चीज के बीच की बैलेंस करना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है। इसीलिए ये इंपोर्ट बना रहेगा, क्योंकि हमको कंज्यूमर को भी देखना है, और भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है। तो अगर हम सप्लाई साइड थोड़ा भी वीक होगा तो प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इंपोर्ट बढ़ेगा, और अराउंड 6 से 6.5 मिलियन टन हम इंपोर्ट कर सकते हैं आने वाले इस 2026-27 में। ओके, चलिए शुक्रिया विवेक जी बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए क्या स्थिति बनी हुई है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कैसी रह सकती है, प्राइसेस का ट्रेंड कैसा रह सकता है। तो कीमतें यहाँ से ऑलरेडी हमने पल्सेस की प्राइसेस में इजाफा देखा, जैसे विवेक जी ने भी कहा कि तूर सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है, यहाँ से फर्दर 5% तक के प्राइसेस और एटलीस्ट बढ़ सकते हैं, ये एंटिसिपेट किया जा रहा है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो फोकस करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। अनुज गुप्ता, रवि दियोरा हमारे साथ बने हुए हैं, और रवि दियोरा हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। अनुज बताइए पहले आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। देखिए अधिभाई जी, यहाँ पर जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर में अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, हमें लगता है कि बुलियंस के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखा जा सकता है। तो यहाँ पे गोल्ड के अंदर
खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 1,45,800 के आसपास खरीदारी करें। 1,42,000 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 1,45,000 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 1,40,700 तक हो सकता है। तो गोल्ड में ट्रेंड पॉजिटिव और यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। सिमिलरली कॉपर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। करीबन 1358 में स्टॉप लॉस 1350 का लगाएं, टारगेट 1370 तक देखने को मिल सकता है। ओके रवि, आपके रिकमेंडेशंस क्या रहेंगे? जैसे गोल्ड एंड मेटल्स में रहेगी, यहाँ पे नॉन एग्री फ्रंट पे काफी अच्छा मोमेंटम है। एक 45,700 के करीब गोल्ड बाय करें, स्टॉप लॉस 1,45 का लगाए, एंड अपर से जो टारगेट है वो 1,47,200 तक आता हुआ दिख सकता है। सेकंड रिकमेंडेशन जिंक पे रहेगी, यहाँ पे लगातार ये मेटल स्टेबल है। कॉपर एंड जिंक दोनों यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जिंक बाय करें 380 780 पे, स्टॉप लॉस 385 का लगाए, 392 तक के टारगेट आने चाहिए। तो जिंक एंड गोल्ड ये दोनों मेरे प्रेफर पिक रहेंगे। ओके क्या राय है आपकी कच्चे तेल पर? अनुज, क्या सजेशन दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को? देखिए, क्रूड में हमने पिछले 2 दिनों में बड़ी गिरावट आते हुए देखी है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बड़ा इशू था वो यहाँ पर अब कुछ रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है, बट डेफिनेटली रिजॉल्व की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रोडक्शन भी बढ़ा है, यूएस अब बातचीत करने के लिए रेडी है। तो क्रूड में करीबन 7,400 के आसपास बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 7,650 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7,100 तक देखा जा सकता है। तो क्रूड में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके तो क्रूड में सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 7-4 के एग्जिस्टिंग लेवल्स है। हालांकि वॉलेटिलिटी अभी भी परसिस्ट कर रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में। इस समय का प्राइस भी देखेंगे अगर ब्रेंट का, तो वापस अब $80 के ऊपर आ चुका है। दिन भर $80 के नीचे रहा, ट्रेड किया, अब एक रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। क्योंकि जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है वेस्ट एशिया में उनको क्लियरली ट्रैक कर रहा है मार्केट और अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट रवि, आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर? जब से यहाँ पे पूरा न्यूज ड्रिवन मार्केट बन चुका है, जो अभी तक ईरान के कंफर्मेशन की मार्केट वेट कर रहा है। अभी ईरान की ओर से कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया कि वो नेगोशिएशन करने के लिए रेडी है, और इस हिसाब से प्राइसेस में देखे तो थोड़ा बहुत एक मीन्स की शॉर्ट कवरिंग आया था, बट हायर लेवल तभी सस्टेन होगा जब कोई नेगेटिव न्यूज आएगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है। डाउन साइड ब्रेंट में 79 का सपोर्ट है, बना रहेगा। 82 का हर्डल है, ये रेंज में हो सकता है। एंड डोमेस्टिक प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे 7,150 7,150 ये लेवल काफी अहम सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो ही फर्दर सेलिंग करनी चाहिए, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि ये रेंज प्ले होगा 7,320 से 7,150 इन बिटवीन, ये प्राइसेस में ट्रेड हो सकता है। ओके अच्छा अनुज, बेस मेटल्स पर क्या राय है? क्योंकि यहाँ तो स्ट्रेंथ जो इमर्ज हुई है वो सस्टेन होते हुए दिखाई दे रही है। कॉपर सबसे ज्यादा ऑलरेडी चल चुका है, लेकिन वैल्यू कहाँ दिख रही है अभी भी नई पोजीशन के हिसाब से? देखिए, हालांकि कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम तीनों ही एक अच्छे मोमेंटम में यहाँ पे ट्रेड होते हुए नजर आए हैं, और जिंक तो ऑलमोस्ट हाई के आसपास आता हुआ नजर आया है। जिंक में भी हमने रिकवरी आती हुई देखी है, कॉपर भी मोमेंटम में रहा है। बट जिस तरीके का मोमेंटम है, तो कॉपर मुझे लगता है कि एक वैल्यू बाइंग हो सकती है। तो करीबन 1358 के आसपास खरीदारी करें, 1350 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1370 तक देखने को मिल सकते हैं। तो जिस तरीके से वॉर खत्म होता हुआ दिख रहा है, एक इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से एक ईज ऑफ वाली बात जो है वॉर को लेकर खत्म हुई है, तो एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ सकती है, जिसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं बेस मेटल पे। तो कॉपर मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए खरीदारी के तौर पे देख सकते हैं। ओके आपकी प्रिफर्ड चॉइस क्या है रवि बेस मेटल से? जैसे जिंक एंड कॉपर, यहाँ पे जब भी इकोनॉमिक सेंटिमेंट का सवाल होता है तब ये दो मेटल्स आउट परफॉर्म करते हैं। कुछ नेगेटिव न्यूज आती है फॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, तो आई थिंक यहाँ पे एल्यूमिनियम फोकस करें। बट आई थिंक अभी जिस हिसाब से न्यूज फ्लो है, आई थिंक जिंक ऑलरेडी मैंने प्रीफर पिक के हिसाब से सिलेक्ट किया है, यहाँ पे भी बाई किया जा सकता है। 392 तक के लेवल एक्सटेंड हो सकते हैं। कॉपर 1360 के करीब जितने मिले बाई करके चले। 1352 वुड बी स्टॉप लॉस, एंड अपर साइड जो टारगेट है वो मेरे हिसाब से 1380 1380 तक आता हुआ कॉपर में दिख सकता है। ओके तो ये आउटलुक रहा आपके लिए, स्ट्रैटेजीज रही हैं। एक बार क्विकली एग्री बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां पर कोरिएंडर में थोड़ा नुकसान है आज, लेकिन टर्मरिक स्ट्रेंथ को होल्ड करते हुए दिखाई दे रहा है, 0.5% ऊपर भी है। रवि एक क्विक कमेंट टर्मरिक पर। जब से यहाँ पे लगातार तेजी बनी हुई है, कोई भी डिप है वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी की दौर पे देखना है। आई थिंक थोड़े स्पॉट एंड फ्यूचर में प्राइसेस में काफी फर्क हो चुका है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का अच्छा प्रेशर है। 22,500 के आसपास बाई करें,
320 के स्टॉप लॉस के साथ 23,000 तक के टारगेट आ सकते हैं। एंड अदर एग्री कमोडिटीज में मुझे कैस्टर भी लग रहा है कि आज अच्छे ब्रेकआउट पे है एंड काफी टाइम का कंसोलिडेशन कैस्टर में ब्रेक हुआ है, तो यहाँ भी बाय करके चल सकते हैं फॉर स्टॉप लॉस ऑफ 7120 एंड जो टारगेट है वो मेरे हिसाब से 7280 तक आते हुए दिख सकते हैं। ओके, चलिए शो को समेटने का वक्त है। थैंक यू रवि और अनुज, आप दोनों को आने के लिए शो में स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करने के लिए शुक्रिया। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।